हेलो दोस्तों। वेलकम टू सिलेक्शन भारत। और आज हम अपनी सीरीज में स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटी का नया चैप्टर, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसेस क्या है, कि किसको बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस। कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल लॉज है उसमें को चेंज करने को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है वो ना तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है जैसे ब्रिटेन में है, ना ही बहुत रिजिड है जैसे यूएसए में। हमारा सिंथेसिस ऑफ बोथ है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कुछ पोर्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो सिंपली अमेंडेबल है, सिंपल वोट करो और अमेंड कर दो। बट कुछ प्रोसेस है जो इजीली अमेंड नहीं कर सकते, उसमें सबकी मर्जी ज़रूरी है ना। स्टेट्स की रिकमेंडेशन चाहिए, रेटिफिकेशंस, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे। ये पोर्शन कहाँ दे रखा है ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 368 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्लियामेंट को मतलब ये पावर देता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का किसी भी चीज़ को हम अमेंड कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत कंट्रोवर्सी रही है सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट को लेके। पार्लियामेंट कहता है कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट होता है नहीं कर सकते। तो ये हम पढ़ते भी आ रहे हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स को लेके, डीपीएसपी को लेके, है ना, प्रियम्बल को लेके। Parliament cannot amend those provisions which form basic structure of the constitution. पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अमेंड कर सकता है, पर सब कुछ अमेंड नहीं कर सकता। वो बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं कर सकता। ये बेसिक स्ट्रक्चर की डॉक्ट्रिन कहाँ से मिली है? ये मिली है केशवानंद भारती केस 1973। ये सबसे इम्पोर्टेंट केस है भारत के इतिहास का, जुडिशरी का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। कितने तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं? देखो, बेसिक तो दो तरीके से है, ठीक है। ये एक तो होता है कि सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। एक है स्पेशल मेजोरिटी, दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, दो तरीके से हम अमेंड कर सकते हैं। स्पेशल मेजोरिटी में भी दो पार्ट आ जाते हैं। एक जिसमें टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, और बी इसमें स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए। ठीक, इस तरह सिंपल समझने के लिए ईजी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कितने तरीकों से अमेंड किया जा सकता है? दो। पहला है सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी से। इसको समझते हैं। इसमें क्या है? दिस रेफर टू द मेजोरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ द मेंबर। ये देखना, ये याद रखना, मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, जैसे अभी हमारे पार्लियामेंट की जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो इतनी है, बट हमारे पार्लियामेंट में बैठते कितने? इतने। अब इतने मेंबर हैं पार्लियामेंट के, इसमें से मान लो किसी दिन पार्लियामेंट बैठी और 200 मेंबर प्रेजेंट थे। ठीक है, क्योंकि पार्लियामेंट में सारे मेंबर हमेशा नहीं प्रेजेंट होते ना कुछ एब्सेंट होते हैं। 200 मेंबर प्रेजेंट थे। अब 200 में से मान लो कोई किसी बिल पे, सिंपल बिल पे 101 ने वोट किया, है ना, और 90 ने किसी एक चीज पे किया, 99 ने किसी एक पे चीज पे वोट किया। तो ये वाले जीत जाएंगे, क्योंकि सिंपल है, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो इतने लोग प्रेजेंट है, मान लो यहाँ 100 लोग प्रेजेंट होते तो इसमें से 51 वाला जीत जाते। सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला, है ना। मेनी ऑफ द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन दीज कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल लॉ ऑफ पार्लियामेंट। नो स्पेशल प्रोसीजर, कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं चाहिए। सिंपल, जितने लोग आए हैं, जितने एमपीज अवेलेबल हैं, वो वोट करेंगे और जीत जाएंगे। जैसे आर्टिकल 2 एग्जाम्पल है इसका। आर्टिकल 2, नई स्टेट बनाना है, फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, शेड्यूल एरिया का, शेड्यूल ट्राइब का, सिटीजनशिप का, इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट का और स्टेट लेवल, ये सारे सिंपली हम अमेंड कर सकते हैं। अब दूसरा आता है स्पेशल, दूसरा आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट। स्पेशल मेजोरिटी से पार्लियामेंट की, जो जिसमें कितनी चाहिए? एक तो टोटल मेंबरशिप ऑफ ईच हाउस पार्लियामेंट में कितने हाउस है? दो हाउस, एक लोकसभा, एक दूसरा है राज्यसभा। तो दोनों हाउस के मेंबरशिप, मेजोरिटी ऑफ टू थर्ड मेंबर। अब दो हाउस के जो टू थर्ड मेंबर ऑफ ईच हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, मतलब टू थर्ड मेंबर तो चाहिए ही चाहिए, इससे कम से काम नहीं चलेगा, इससे ज्यादा हो सकते हैं। और फिर उनके प्रेजेंट एंड वोटिंग और टू थर्ड मेंबर की भी तुम्हारा मेजोरिटी होनी चाहिए, तब जाके आप अमेंड कर सकते हो। जैसे इसके लिए एग्जांपल्स क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपीज, जो मेजर पोर्शन से है ना, वो वाले मेजर वाले। दूसरा स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर। ये इसका ए मान सकते हो आप, इसका ये बी मान सकते हो।
स्टेट रेटिफिकेशन, मान लो कोई स्टेट से रेटिफाई करना है हमें, हम अ, हम स्टेट को मर्ज कर रहे हैं, मान लो दो स्टेट्स को मर्ज कर रहे हैं, हमने स्पेशल मेजोरिटी ली और पार्लियामेंट ने दे दिया। हालांकि उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए, बट जिसमें भी स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए, जिन भी, जैसे स्टेट रेटिफिकेशन चाहिए, स्टेट्स अपने, जैसे अब स्टेट का क्या होता है, जो स्टेट्स की, जैसे यूपी है, यूपी की कोई विधानसभा चल रही है, उसमें सिर्फ सिंपल मेजोरिटी चाहिए, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है। ठीक है। एग्जाम्पल कौन कौन से एग्जाम्पल है जो इन वाले के लिए रिलेटेड है, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सेवन शेड्यूल, ठीक है, पार्लियामेंट के स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट कितनी स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन होगा, कितने मेंबर एमपी जाएंगे किस स्टेट से, उसका ये आर्टिकल 368, ये सब अगर चेंज करना उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ये देखो दे रखा है सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी का क्या है, आर्टिकल 368 के स्कोप पे, जैसे कई नई स्टेट ऐड करनी है, नाम गलत करना है, चेंज करना है, एरिया करना है, किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है ना, और सेकंड शेड्यूल चेंज करना है, सिटीजनशिप, थर्ड फिफ्थ और सिक्स शेड्यूल, और ऑफिशियल लैंग्वेज, इन सब के लिए सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है, इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं है, सिंपल मेजोरिटी की जरूरत है। दूसरा आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसके लिए आपको टू थर्ड मेंबरशिप चाहिए, प्रेजेंट एंड वोटिंग, टोटल मेंबर ऑफ, जैसे फंडामेंटल राइट चेंज करना, डीपीएसपी चेंज करना, या ऑल अदर प्रोविजन विच आर नॉट कवर्ड बाय फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, इसमें और इसके, इसमें, इन दोनों को छोड़ के जितने भी हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। अब स्पेशल मेजोरिटी, इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, फिर रेटिफिकेशन ऑफ द स्टेट्स, हाफ ऑफ द स्टेट, और आधी स्टेट्स का रेटिफिकेशन, सहमति चाहिए आधी स्टेट से, तब जाके इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है। अब इसमें बस एक कैच ये है कि जब हम स्टेट को रेटिफाई करने के लिए देते हैं तो नो टाइम लिमिट विद इन द स्टेट शुड गिव द कंसेंट ऑफ द बिल। अगर हमने किसी 10 स्टेट्स को बोला आप इस पर कंसेंट दो, है ना, तो स्टेट को बाउंड नहीं कर सकते आप स्टेट को कि आप उतने टाइम ड्यूरेशन में दें। अब ये कौन कौन सी चीज होती है, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन का प्रोसीजर, एग्जीक्यूटिव पावर का एक्सटेंशन, है ना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस और उन सब की जो पावर रिलेटेड इश्यूज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेशन, ये सब चीजें आती है। ठीक, अब आते हैं हम अमेंडिंग प्रोसीजर कैसे शुरू होता है। जैसे अब अमेंड करना है हमें कुछ भी, तो उसके लिए हमें दो चीजें रखनी है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी बिल इनिशिएट करने से पहले बिल को इनिशिएट करना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप वो किसी भी हाउस में कर सकते हो, आइदर हाउस, लोकसभा, ठीक है, राज्यसभा, कोई भी कर सकता है, बट किसी स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं हो सकता। देखो सबसे पहले इसका बिल का प्रोसीजर समझ लो। देखो पहले कोई बिल आएगा, ठीक है, कोई भी मेंबर, प्राइवेट मेंबर कोई भी दे सकता है, हालांकि अमेंडमेंट वाला नहीं, मैं सिंपल वाला बता रहा हूँ, कोई भी चीज़ है तो पार्लियामेंट काम कर सकते हैं। पहले कोई बिल आता है, ठीक है, बिल जाता है लोकसभा, लोकसभा में, फिर जाता है राज्यसभा में, ठीक, इन दोनों से पास होगा, उसके बाद जाता है प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट देते हैं, हाँ ठीक है आई एम रेडी, साइन कर देते हैं, तब बिल जाके लॉ बनता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं बन जाता बिल लॉ। तो अच्छा, अब मेंबर समझ लो, एक होता है जो जो रूलिंग पार्टी है, उसके ज्यादातर लोग उसी के मिनिस्टर बनते हैं। हालांकि ऐसा रूल नहीं है, जब हमारी पहली लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें अपोजिशन पार्टी के भी काफी सारे लोग मेंबर थे जो कि मिनिस्टर पोजीशन पे थे। तब क्या ना, भाईचारा बहुत था, सब सब लोगों ने एक साथ देश के लिए काम किया था, सब एक दूसरे की इज्जत बहुत करते थे। अपोजिशन में इसका मतलब ये नहीं कि जैसे, सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है, अंबेडकर साहब अपोजिशन में थे फिर भी लॉ मिनिस्टर थे, है ना, बाद में उन्होंने रिजाइन कर दिया था। मतभेद होते थे, लोग रिजाइन कर देते थे, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में, प्राइम मिनिस्टर किसी को कुछ भी बोल सकते थे, मर्यादा में रह के। अब तो बहुत ज्यादा खराब कर दिया है। ठीक है, अब तो जिस पार्टी का रूल है बस वही पार्टी के लोग मिनिस्टर्स बनते हैं। ठीक है, पहले पहली इलेक्शन में नहीं था ऐसा कुछ। ठीक है, और जो पार्ली पार्टी के मेंबर्स नहीं बन पाए उन्हें बोलते हैं प्राइवेट मेंबर, जो मिनिस्टर नहीं है, मिनिस्टर को छोड़ के बाकी सारे होंगे प्राइवेट मेंबर। तो एक जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है, या या तो मिनिस्टर करेगा या प्राइवेट मेंबर करेगा। और इन बिल्स के लिए, अमेंडमेंट के बिल के लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर वो नहीं चाहिए, परमिशन नहीं चाहिए। कुछ बिल्स ऐसे होते हैं, जैसे इम्पीचमेंट है, जजेस का इम्पीचमेंट है, उसके लिए हमें प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए, पर इसमें नहीं चाहिए होती। ठीक है, अब ये बिल जो है हर हाउस से, दोनों हाउस मतलब लोकसभा अपर हाउस, राज्यसभा अपर हाउस,
और लोअर हाउस, लोकसभा राज्यसभा दोनों से पास होगा स्पेशल मेजोरिटी के साथ। उसके बाद मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउस, अब मान लो इसकी जो भी मेंबर है उसकी मेजोरिटी और इनके है ना, साथ के साथ 2/3 मेंबर ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसके बाद ये बिल जाए, दोनों से पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। ईच हाउस मस्ट पास द बिल सेपरेटली, दोनों हाउसेज में लोकसभा राज्यसभा में सेपरेटली पास होना चाहिए। अगर किसी भी केस में डिसएग्रीमेंट होता है, दोनों हाउसेज में लोकसभा और राज्यसभा में डिसएग्रीमेंट होता है, तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि ज्वाइंट सेटिंग की जाएगी। ठीक है। उसके बाद जब बिल अमेंड होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब फेडरेशन प्रोविजंस को ना चेंज करते हुए रेटिफिकेशन, मान लो कोई ऐसा बिल है जिसमें फेडरल प्रोविजंस को चेंज करना है, तो उसके लिए स्टेट की रेटिफिकेशन जरूरी है। अच्छा, अब स्टेट्स रेटिफिकेशन देने के लिए सबसे पहले एक तो सारी स्टेट्स की नहीं चाहिए, सिर्फ हाफ स्टेट्स की चाहिए। दूसरा, सिंपल मेजोरिटी से भी स्टेट दे सकती है। तीसरा तीसरा इनके कोई टाइम बाउंड नहीं है स्टेट्स के लिए। ठीक है, नो टाइम बाउंड। अब मान लो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, स्टेट्स ने भी रेटिफिकेशन दे दी, सब कुछ हो गया। अब ये बिल पास हो गया, दोनों हाउस से स्टेट से भी रेटिफाई हो गया। उसके बाद बिल जाएगा प्रेसिडेंट के असेंट के लिए। प्रेसिडेंट के पास कुछ पावर है, साइन कर सकती है प्रेसिडेंट, नहीं कर सकती साइन। ठीक है, रिटर्न कर सकती है बिल को वापस रिकंसिडरेशन के लिए, या फिर उसे विद होल्ड कर सकती है, मतलब अपने पास रख सकते हैं, नहीं दे रहे हम। और प्रेसिडेंट को कोई पूछ नहीं सकता क्यों आपने रोक सका है। प्रेसिडेंट को कोई ये नहीं पूछेगा आप साइन करने में इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं। प्रेसिडेंट का मन है, वो चाहे तो 10 महीने में दे, 10 साल में दे, प्रेसिडेंट के पास पावर, ऐसा हो चुका है पहले इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है। द प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द बिल। ठीक है। अगर प्रेसिडेंट ने रिटर्न कर दिया है, एक बार रिटर्न कर दिया और पार्लियामेंट ने वापस प्रेसिडेंट को दे दिया कि हाँ हमने चेक कर लिया, अब दोबारा, तब प्रेसिडेंट को साइन करना पड़ेगा। अगर प्रेसिडेंट रिटर्न नहीं करती, अपहोल्ड कर लेती है, विद होल्ड कर लेती है अपने पास, विद होल्ड कर लेते अपने पास, है ना, नो, he can either, कहाँ गया, he can either withhold the assent of the bill और रिटर्न द बिल फॉर द रिकंस्ट्रेशन। अगर रिकंस्ट्रेशन के लिए दे दिया है और पार्लियामेंट ने वापस प्रेसिडेंट को दिया तो साइन करना पड़ेगा, और विदहोल्ड कर लिया तो पार्लियामेंट कोई पूछ नहीं सकती प्रेसिडेंट से कि आप साइन करके क्यों नहीं दे रहे हो हमें। ठीक है, यही जो अभी मैं बताया सिंपल है। एक पहला जो सिंपल मेजोरिटी से होता है। ठीक है, ये एक तो दिखता नहीं है इसमें, इसको लेते हैं ना। ये पार्लियामेंट में जा रहा है, मेजोरिटी सिंपल। एक होता है स्पेशल मेजोरिटी, ठीक है, सेपरेट हाउस आर्टिकल 368। स्पेशल मेजोरिटी, फिर स्टेट के रेटिफिकेशन हाफ ऑफ द स्टेट, ये 3 तरीके के प्रोसीजर है, मैंने पहले बता दिया। अब कुछ मेजर अमेंडमेंट हुए देश में, जिन अमेंडमेंट ने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, देश के कानून में बहुत बड़े चेंजेस करे, हम देख लेते हैं। सबसे पहला ही चेक करते हैं। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ। ठीक है, स्टेट एडवाइस सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकग्राउंड क्लासेस, इसकी वजह से 9th शेड्यूल ऐड हुआ, जुडिशियल रिव्यू की पावर को प्रोटेक्ट किया गया, ये सब चीज़ें हुई। ठीक है। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट पे, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ये इंदिरा गांधी सरकार के टाइम पे हुआ था, जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। इसके टाइम पे 91 क्लॉजेस ऐड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन में, बहुत चेंजेस करे थे, इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसी के टाइम पे प्रियम्बल में 3 वर्ड ऐड किए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसी के टाइम में फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की थी, है ना। प्रेसिडेंट बाउंड, मेड द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को बाउंड कर दिया गया था कि आप कैबिनेट की एडवाइस पे सुनोगे। मेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, इसी के टाइम पे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जुडिशियल रिव्यू से भी ऊपर हैं। प्रोवाइडेड द लॉ मेड फॉर द, इन्होंने लॉ बनाया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड वॉइड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ सम फंडामेंटल राइट्स। इन्होंने कहा भाई देखो, अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं डीपीएस की वजह से, तो आप उसको कुछ बोल नहीं सकते। मतलब इन्होंने डीपीएसपी को थोड़ा सा अपर हैंड दे दिया फंडामेंटल राइट्स में। 3 नए फंडामेंटल डीपीएसपी, सॉरी डीपीएसपी ऐड करे इन्होंने। लोकसभा और राज्यसभा का टेन्योर 5 साल से घटा के 6 साल कर दिया था, हालांकि बाद में ये बंद कर दिया। ठीक है, अभी इसके बाद एक और आएगी मैं बताता हूँ। तो 5 साल कर दिया। इसने प्रोविजन ऐड किया ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का, क्रिएशन करा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का। ये कुछ देखो, जब भी कुछ डिजास्टर हैज अ ग्रेट वैल्यू बिकॉज इट यू कैन स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। जब भी कुछ डिजास्टर होता है, किसी भी चीज में चेंजेस आते हैं, तो वो कुछ पॉजिटिव भी हो जाते हैं, कुछ
वक्त के साथ नेगेटिव भी होते। तो जब 42nd अमेंडमेंट हुआ तो काफ़ी सारे नेगेटिव हुए, बट कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी हुए जो आज भी हम उनको यूज़ कर रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ऐड किए गए और पार्ट 15A। ठीक है, अब देखते हैं। इंदिरा गांधी जी सरकार गिर गई, ठीक है, क्योंकि इमरजेंसी हो गया। इमरजेंसी से सब लोग नाराज थे, पावर कल्ट की गई और आम जनता को मारा गया, जेल में ठूस दिया गया, बहुत सारे अपर हैंड लिए गए गवर्नमेंट को। उसके बाद जनता दरबार, जनता गवर्नमेंट आई, ठीक है, वीपी सिंह की जनता गवर्नमेंट आई। उन्होंने काफी सारे चेंजेस रिवर्स कर दिए, वापस वैसे ही कर दिए जैसे पहले थे। सबसे पहला चीज तो उन्होंने किया, लोकसभा राज्यसभा को 5 साल के लिए दोबारा वापस कर दिया। उन्होंने एक वर्ड रिप्लेस कर दिया, इंटरनल डिस्टरबेंस की जगह पे आर्म्ड डिविलियन को, ठीक है। उन्होंने प्रेसिडेंट को ये बोला कि नेशनल इमरजेंसी अगर आप डिक्लेयर करोगे तो आप सिर्फ प्रेसिडेंट के बेसिस पर नहीं कर सकते, कैबिनेट रिटन अप्रूवल देगी तभी जाके आप नेशनल इमरजेंसी घोषित कर सकते हो। उन्होंने डिक्लेयर डिलीट कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी जो था, पहले हमारा फंडामेंटल राइट था ये वाला, बट इसको डिलीट करके हम बाद में लीगल राइट बोल दिया। अच्छा, दो कंफ्यूजन होता है लीगल राइट। देखो, जो पार्ट थ्री में जो पार्ट थ्री में है बस वही फंडामेंटल राइट्स है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी राइट है, हम उसको बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी बोल सकते हैं और लीगल राइट भी बोल सकते हैं। तो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे और बाकी बुक पढ़ोगे तो लीगल राइट दे रखा है। डीडी वासु और बाकी बुक्स पढ़ोगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी है। एग्जाम में दोनों भी आते हैं, बट एग्जाम में ज्यादातर लीगल राइट्स के बारे में पूछा जाता है, जो ऑप्शंस में आता है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स कम ही मैंने देखा है। प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी, अगर नेशनल इमरजेंसी है, फंडामेंटल राइट्स हटा दिए जाएंगे, सिर्फ आर्टिकल 21 और 22, सॉरी आर्टिकल 20 21 रह जाएगा। आर्टिकल 28 राइट टू डिटेंशन और 21 राइट टू लिबर्टी एंड फ्रीडम वाला, ये सब सारे सस्पेंड कर दिए जाएंगे इनको छोड़कर। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर रिस्टोर कर दी वापस। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट रूल को और नेशनल इमरजेंसी को रिस्पेक्ट किया, सेफ गार्ड करने के लिए कुछ कुछ लॉज बना दिए। अब आता है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर एंड स्टेट लेजिस्लेटर, जिसकी वजह से एक नया शेड्यूल, शेड्यूल 10, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसको वैसे अगर कोई देखो तो एंटी डिफेक्शन लॉ आया, डिफेक्शन लॉ बन गया था। क्या हो रहा था कि जैसे इंदिरा गांधी जी के बाद वीपी सिंह की सरकार आई, फिर वापस इंदिरा गांधी सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आई। अब इसमें सीन क्या हो रहा था, जैसे जैसे कांग्रेस वीक पड़ती जा रही थी, मेंबर्स इधर से उधर चले जाते थे, पैसे से बिक रहे थे। एक बड़ा फेमस केस है आयाराम गयाराम का, वो एक दिन में 4 बार गवर्नमेंट चेंज कर लेते हैं, इस गवर्नमेंट में फिर उस गवर्नमेंट, तो पैसे से मेंबर्स की खरीद फरोख्त हो रही थी। उसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया कि आप जिस पार्टी से, मान लो आप किसी पार्टी से, मान लो बीजेपी से आप जीत कर एमपी बने हो या एमएलए बने हो, तो आप उसके बाद बीजेपी छोड़ नहीं सकते, आप कांग्रेस नहीं ज्वाइन सकते, आप आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते, आप कोई और पार्टी अदर पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते। आपको बीजेपी के साथ ही रहना पड़ेगा, या तो आप इंडिपेंडेंट लड़के आओ। इंडिपेंडेंट लड़के आओगे तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो इंडिपेंडेंट काम करते रहो या फिर आप किसी पार्टी को ज्वाइन कर लो। 90% इंडिपेंडेंट नहीं होते, 10% 2% ही लोग इंडिपेंडेंट जीत पाते हैं, पार्टी की आइडियोलॉजी की वजह से लोग पार्टी को ज्वाइन करते हैं। अब मान लो कोई बीजेपी, जैसे मान लो अभी मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो कल से पार्टी से रिजाइन करते तो प्राइम मिनिस्टर पद से भी उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा, उन्हें अपने एमपी पद से भी रिजाइन करना पड़ेगा, वो छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज से एंटी डिफेक्शन लॉ है। बाद में आता है 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991, इसने दिल्ली को नेशनल कैपिटल रीजन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और दिल्ली को लेजिस्लेटिव असेंबली का वो ओहदा दिया, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, मतलब दिल्ली पे इलेक्शन होने की, इलेक्शन कर सकते हैं, इलेक्शन असेंबली बनेगी, ये सब करने की पावर कब मिली थी, 1991 में। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, नाइन्थ नया सेक्शन ऐड किया, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, आर्टिकल 243A, और इसके साथ 11 शेड्यूल ज्वाइन कर दिया गया। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें क्या था, म्यूनसिपैलिटी या अर्बन बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज अर्बन बॉडी एक ही बात है, वो ऐड करी नाइन्थ पार्ट में, और 12th शेड्यूल ज्वाइन कर दिया। अब ये शेड्यूल क्या होता है, जैसे देखो, जैसे सिटी स्टेट्स है ना, पहला पार्ट स्टेट ऐसे करके, तो स्टेट की नाम, कैपिटल, ये सब शेड्यूल 1 में है। ऐसे ही जैसे पंचायत के बारे में दे रखा है आर्टिकल इसमें, अब 11th शेड्यूल है पंचायत का, तो पंचायत की पावर, डिस्क्रिप्शन, ये सब इस शेड्यूल में लिख दी होंगी।
ऐसे 12th शेड्यूल के उसकी पावर, एरिया ऑफ वर्क, ये सब इसमें लिखा होगा। अब आता है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। राइट टू एजुकेशन देता है 14 साल के बच्चों तक, और अर्ली चाइल्ड केयर देता है 6 साल के बच्चों तक। अब ये देखते हैं कि लिमिट क्या है कॉन्स्टिट्यूशन पावर की। अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज लिमिटेड बाय डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकते हो, बस शर्त यह, बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। ये बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से आया था? ये आया है आपका 24 अप्रैल 1930 में केशवानंद भारती केस से। ठीक, हम कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है अमेंड करने के आर्टिकल 368 से, पर आप डू नॉट वॉलेट द बेसिक स्ट्रक्चर, ये बोला गया है। अब कुछ सिग्निफिकेंट जजमेंट्स हैं जिसको हम पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मिनर्वा मिल केस 1980, सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 42, declared no limitation on the constitution power of parliament under article 360. Supreme Court ruled parliament cannot be overtaken over the judicial review as a part of basic structure। जैसे मैंने अभी आपको बताया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी सारी पावर को डिलेन कर दिया और बोला कि पार्लियामेंट अगर किसी चीज़ को अमेंड कर रही है ना, तो वो जुडिशियल रिव्यू में नहीं आएगा। पर मिनर्वा मिल केस में 1980 में 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए आपको जो भी चीज़ है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते, इसलिए आप जुडिशियल रिव्यू को भी डिमीन नहीं कर सकते, हटा नहीं सकते। अब आप पूछोगे बेसिक स्ट्रक्चर कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ? नहीं भाई साहब, कुछ नहीं लिख रखा। बेसिक स्ट्रक्चर हमें कहाँ से मिलेगा? ये टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट जो वर्डिक्ट देती है, जो फैसले सुनाती है, या सुप्रीम कोर्ट को जो सही लगता है कि ये चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा, वही बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर धीरे धीरे आप जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या डीडी बासु, कॉन्स्टिट्यूशन में तो बेसिक स्ट्रक्चर कुछ नहीं देखा, बट आप रेफरेंस बुक्स पढ़ोगे, एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो बेसिक स्ट्रक्चर को रिगार्डिंग कुछ वर्डिक्ट्स दिए जो जितने टाइम से सुप्रीम कोर्ट देता जा रहा है, और वो धीरे धीरे ऐड होते जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर में। फिर एल चंद्र कुमार यूनियन ऑफ इंडिया 1997, ये ट्रिब्यूनल के पावर को हटाने के आता है। नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर अ पावर जुडिशियल रिव्यू डेट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बियॉन्ड अपॉन हाई कोर्ट। मतलब ऐसा कि जैसे ट्रिब्यूनल ने कुछ फैसला दे दिया और पार्लियामेंट ने हटा दिया, तो बोला भाई ऐसा मत करो। ट्रिब्यूनल, हाई कोर्ट, हर किसी की पावर सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आती है जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट अगर कोई, जैसे हाई कोर्ट है, ट्रिब्यूनल, ग्रीन ट्रिब्यूनल, कोई भी कमीशन कोई फैसला देती है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो उसको रिव्यू कर सकती है। IR कॉर्नल वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, Supreme Court held that Parliament cannot increase the amending power of amendment of Article 368 and destroy and damage the fundamental of the Constitution। इसमें ये बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को आदेश दिया कि, या फिर बताया कि देखो आप ना आर्टिकल 368 की पावर को बढ़ा नहीं सकते, आप डैमेज नहीं कर सकते फंडामेंटल है जो कॉन्स्टिट्यूशन की। ये मतलब रिवाइज कर दिया वही वाला चीज़। आर्टिकल 1999 में जो अमेंडमेंट आया उसमें जो था, देखो उससे पहले क्या होता था, सुप्रीम कोर्ट, और अगर आप ईमानदारी से पढ़ोगे ना, न्यूज़ व्यूज देखोगे, तो आपको पता चलेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी कोई अच्छी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी अपने इंटरफेरेंस में आने नहीं देती, हर किसी को चाहता है। स्टेट्स जैसे आप देखोगे, जैसे ही कोई बड़ी पार्टी उसमें आती है, सत्ता में आती है, तो वो क्या करती है, सारे स्टेट्स के जितने भी गवर्नर होती है उसको चेंज करके अपने पसंद के लोगों को वहाँ होल्ड कर देती है, क्योंकि स्टेट हेड कौन होता है? गवर्नर। ठीक है, ऐसे ही पार्लियामेंट चाहती है या पार्टी चाहती है कि हमारे लोग रहें जुडिशरी में, ताकि जुडिशरी में कहीं ना कहीं हमारा भी दबदबा रहे, हमारे हिसाब से चीज़ें चलें। जुडिशरी चाहती है कि हमारा दबदबा रहे सुप्रीम पार्लियामेंट के ऊपर। तो जुडिशरी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। ठीक है, ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हो, जब लॉन्ग टाइम आप जब ऑब्जर्व करोगे, हिंदू पढ़ोगे, द हिंदू पढ़ते रहोगे ना, आप 1 साल 2 साल पढ़ोगे, तो आपको लगेगा हाँ सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं बाइस्ड है। ठीक है, जैसे बड़े बड़े जजेस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के सपोर्ट में फैसले दे देते हैं, ताकि जब वो रिटायर हों तो लोकसभा या राज्यसभा में, स्पेशली राज्यसभा में, उन्हें बड़े पद मिल जाएं, कमीशन पर बड़े पद मिल जाए, काम चलता रहे उनका। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपॉइंटमेंट का एक प्रोसीजर है जिसमें चीफ जस्टिस होंगे और उनके सीनियर मोस्ट जज होंगे, वो बताएंगे, लिस्ट रिकमेंड करेंगे, और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। वो आने वाले जजेस अलग अलग हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे या इलेक्शन या सुप्रीम कोर्ट में भी आएंगे। तो पार्लियामेंट ने अब एक लॉ बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, कि भैया इसमें क्या होगा, कुछ
पार्लियामेंट के मेंबर्स होंगे, मतलब मिनिस्टर्स लेवल पे लोग होंगे ना, जैसे हो सकता है प्राइम मिनिस्टर हो, अब लीडर ऑफ अपोजिशन हो, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हों, हाई कोर्ट के एक दो चीफ जस्टिस हों, आपके सीनियर मोस्ट जजेस हो, सब कुछ मिलके हम डिसाइड करेंगे कि किस किस को हम आगे प्रमोट करेंगे, किस किस को हम आगे हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस बनाएंगे। तो ये सब लॉ पास कर दिया, बट सुप्रीम कोर्ट ने इसको वर्डिक्ट को हटा दिया। वो नहीं नहीं नहीं, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट ऐसा कुछ नहीं है, जैसे चल रहा था रहेगा। इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी, आप लोग किसी में इन्वॉल्व नहीं होंगे। जुडिशरी की जो वो है इंडिपेंडेंस, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसलिए पार्लियामेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये दोगलापन था। कुछ हो सकता है सही भी हो, मैं गलत हूँ, मैं इसमें कुछ बोलना नहीं चाहूंगा। ठीक है। अमेंडिंग प्रोसीजर, वॉट क्रिटिसिज्म क्या था भाई कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे पहले भाई स्टेट्स के भाई पावर नहीं है, सब पार्लियामेंट के पास है। एक्सेप्शन कुछ, जैसे कुछ कुछ में रेगुलेटरी में स्टेट से पूछ लेते हैं, रेटिफिकेशन के लिए मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, उसके लिए बस कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है। रेटिफिकेशन का कोई टाइम फ्रेम नहीं है भाई, जब तुम स्टेट से मांग रहे हो और उनसे टाइम ही नहीं दे रहे स्टेट्स, मतलब टाइम बाउंड करोगे 6 महीने में देना है, तो स्टेट्स कुछ प्रेशराइज लें, स्टेट्स लेती नहीं है। और जो स्टेट्स में सेंटर वाली ही गवर्नमेंट है, जैसे बीजेपी अभी मान लो स्टेट में, सेंटर में भी स्टेट में भी, और जिन जिन स्टेट में सेंटर में भी बीजेपी है, स्टेट में भी बीजेपी है, वो अपना लॉ पास करा लेंगे इजीली, है ना। तो इसलिए ऐसा ही होता भी है। प्रोविजन ऑफ जॉइंट सिटिंग नहीं दे रखा, क्या मतलब है, जब लोकसभा राज्यसभा में मतभेद है तो भाई जॉइंट सिटिंग करवाओ, कोई जॉइंट सिटिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज सिमिलर दैट ऑफ लेजिस्लेटिव प्रोसेस। जैसे लेजिस्लेचर में कोई लॉ आया, सिंपल कोई लॉ आया, मान लो कल कोई इसको पार्लियामेंट को ऑल इंडिया टीचिंग सर्विसेज का कोई बॉडी बनानी है, वो क्या करेंगे, बिल आएंगे, लोकसभा में पास होगा, राज्य सिंपल मेजोरिटी से वैसी, और प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साइन कर देगा, हो जाएगा। सेम अमेंडमेंट भी ऐसा, अमेंडमेंट के लिए कोई स्पेशल चीज़ें करनी चाहिए थी ना, कि भाई रिटर्न में होगा कुछ, या फिर प्रायर परमिशन ली जाएगी स्टेट से ली जाएगी, या कोई कमीशन अपॉइंट किया जाएगा, कमीशन बताएगा कि हमें अमेंडमेंट करना है नहीं करना, फिर उसके रिकमेंडेशन पर पार्लियामेंट बिल लाएगी, कुछ तो अलग करो। सेम जैसे लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वैसे ही बना दिया है। ऑल्दो हैविंग प्रोविजन टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोग्रेसिव बाय द फादर ऑफ अवर नेशंस। मतलब उनका ये था कि ये प्रोग्रेसिव चीज के लिए अमेंडमेंट किया जाए, नेगेटिव नहीं, मतलब पावर को डिमीन करना, लेजिस्लेचर जुडिशरी को दबाने की कोशिश करिए, जुडिशरी लेजिस्लेचर को दबाने की कोशिश, इसके लिए नहीं। मतलब वक्त के साथ जो पॉजिटिव चेंजेस आते जाएं, क्योंकि आज से 70 साल, 75 ईयर पहले पार्लियामेंट जैसे 1950 में बना था, है ना, तो आज 2026 हो गई, 77 रिपब्लिक डे मनाने वाले हैं हम लोग। तो तब से अब तक बहुत सारी चेंजेस आ गए, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गया, तो पार्लियामेंट का जो फोर फादर्स थे हमारे, उन्होंने ये सोचा कि भाई अच्छी चीज़ों के लिए इसे चेंज करना जाएगा, ताकि चीज़ों को मिसयूज ना हो। बट हमारे देश तो खैर क्या ही है, मिसयूज कुड लेड टू अनड्यू जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। वही है कि मिसयूज करोगे तो भाई एक दूसरे की अथॉरिटी को आप चैलेंज करोगे, फिर वही मतभेद होगा, चीज़ें उसी में खराब हो जाती है। मैं देख रहा था, देखो हमारे देश में पार्लियामेंट बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करती है। आप जगह देखोगे तो पार्लियामेंट सेशंस देखोगे, फालतू चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम होता है, पैसा बहुत बर्बाद होता है, और पार्लियामेंट के सेशंस भी बहुत कम है। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ना के बराबर ही है, उसमें भी ये ठीक से काम नहीं करते। ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ एवरीवन, और अपने व्यूज़ अपने रिकमेंडेशन ज़रूर हमें बताइए। ठीक है।